हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में कार्बनिक यौगिक वाले जो अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग कार्बनिक रसायन, उसी में आगे पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में। तो जो सजातीय श्रेणी है और नाम से स्पष्ट हो रहा है, स माने की समान और जाति माने की एक ही जाति की। तो समान जाति के माने कि एक ही प्रकार के जो यौगिक हैं उनका एक श्रेणी बना हुआ है जिसको हम लोग सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी यौगिक में दो भाग रहते हैं। पहला रहता है हमारा क्रियात्मक समूह और दूसरा रहता है एल्किल ग्रुप। तो उन्हीं में एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जो पाया जाता है उसमें क्या रहता है, कार्बन की संख्या। जैसे हम लोग देखते हैं CH3 मेथिल कहलाता है, C2H5 एथिल है, C3H7 प्रोपिल है, C4H9 हमारा ब्यूटिल है। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो और नीचे आता जाएगा, जिसमें इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5, 6, 7 करके श्रेणी इसका बनता जाता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, असंख्य कार्बनिक यौगिकों को, माने कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उनको अनगिनत संख्या में लेंगे और उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर उनको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। माने जिनमें एल्कोहल है उनको एल्कोहल में, एल्डिहाइड है उनको एल्डिहाइड में, कीटोन है उसको कीटोन में, इस प्रकार से क्या करेंगे, वर्गीकृत कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, यौगिकों में कार्बन परमाणु की जो संख्या है, जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इधर से इधर देखेंगे तो ये कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, तो बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है हम लोग को। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो यौगिकों की हमको क्या मिलेगी, एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसको हम लोग सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल का भी सजातीय श्रेणी बन सकता है, फिनॉल का भी बन सकता है, उसके साथ ही साथ एल्डिहाइड का भी सजातीय श्रेणी बना सकते हैं, कीटोन का भी बना सकते हैं। तो हर में कार्बन परमाणुओं की संख्या की बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पे हमको श्रेणी प्राप्त होगी। तो ये हमारी कहलाती है सजातीय श्रेणी। अब देखते हैं कि जो सजातीय श्रेणी रहता है उसमें गुण रहता है, भौतिक गुण भी रहेगा यौगिकों का और रासायनिक गुण भी रहेगा। तो श्रेणी के आधार पे उनके गुणों में, उनके अणुभार में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को सजातीय परिवर्तन कहा जाता है। अब जो है सजातीय श्रेणी के कुछ लक्षण दिए गए हैं, तो जिसमें पहला लक्षण है कि सजातीय श्रेणी जो रहता है उनके अणुओं को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एल्कोहल के लिए देखेंगे तो CnH2n+1OH, एल्कोहल में OH ग्रुप रहता है। तो एल्कोहल का अगर हम लोग सजातीय श्रेणी देखते हैं तो CnH2n+1OH के द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता है। यह हो गया। अब जो है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में CH2 ग्रुप की वृद्धि होती जाती है। जैसे इसकी तुलना में इसको देखेंगे तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें कार्बन की संख्या इससे 1 ज्यादा है, माने कि 1 कार्बन, और इसमें 5 हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, तो 3 से 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, माने कि H2 कर रहे हैं, तो 5 हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, CH2 प्लस करेंगे तो C2H5 मिलेगा। अब इसमें फिर CH2 प्लस करेंगे तो C3H7 मिलेगा। तो सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर पाया जाता है। उसके बाद सजातीय श्रेणी में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। जैसे एल्कोहल लेंगे तो सब में एल्कोहल रहेगा, एल्डिहाइड लेंगे तो सब में एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन लेंगे तो सब में कीटोन पाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि सभी सदस्यों को, माने सजातीय श्रेणी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं,
उनको एक ही विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। उसके बाद है कि रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या होता है, क्रमिक रूप से परिवर्तन होते जाता है, लेकिन उनके गुण जो है एक समान रहेंगे। तो ये हो गया सजातीय श्रेणी यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक प्रदर्शन। तो जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अणु सूत्र लिखा जाता है। जैसे कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र ये है, अगर हम लोग एथिल एल्कोहल बोल देते हैं तो C2H5 एथिल ग्रुप है और इसमें OH रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र लिखते हैं, ये तो आप लोग को पता है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो अणु सूत्र है उसी के आधार पर उसका संरचना सूत्र बनाया जाता है। तो संरचना सूत्र में क्या करते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल का एग्जाम्पल लिए हैं C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, ये इसका क्या हो जाएगा, अणु सूत्र। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इस रूप में है, फिर 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 2 3, ये चौथा और ये 5वां हाइड्रोजन। फिर जो OH है तो यहाँ पे OH ग्रुप पाया जाएगा। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र हो गया। इसी प्रकार से सभी यौगिकों को एक संरचना के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको संरचना सूत्र कहते हैं। उसके बाद आता है संक्षिप्त सूत्र या फिर युक्ति सूत्र। तो संक्षिप्त सूत्र में क्या होगा, किसी भी सहसंयोजी बंध को, जो सहसंयोजी बंध बनता है ना कार्बनिक यौगिक में, उनको अलग अलग दर्शाते हुए यौगिकों को प्रदर्शन जब नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यौगिकों के अलग अलग हिस्से के रूप में, छोटा छोटे हिस्से के रूप में उसको हम लोग चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, संक्षिप्त सूत्र कहलाता है। जैसे हम लोग देखेंगे एसीटोन का CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एसीटोन है। एसीटोन का ये जो संक्षिप्त सूत्र कहलाएगा, देखो इसमें जो C2H5 था ना, इसको पूरा फैला दिए थे, एक एक को फैला दिए हैं अलग अलग सबको, तो ये संरचना सूत्र है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये CH3 है इतना, तो इसको CH3 के रूप में ऐसे ना फैला करके, जब CH3 को CH3 ही लिखते हैं और दूसरा CH3 को भी CH3 लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं फैलाते हैं और कीटोन ग्रुप को जोड़ते हैं, तो ये हमारा एसीटोन का संक्षिप्त सूत्र बन जाता है। तो संक्षिप्त सूत्र में पूरा नहीं फैलाना है, छोटे छोटे ग्रुप को छोटे छोटे रूप में अलग अलग लिखते हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त सूत्र है, ये संरचना सूत्र है और ये हमारा अणु सूत्र कहलाएगा। उसके बाद रेखीय बंध संकेतन। रेखीय बंध में क्या करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, कहीं कहीं पे दिया रहता है, अगर रिंग के रूप में देखेंगे तो इस प्रकार से रहता है। तो रेखीय में क्या होता है, ये जो यहाँ पे जहाँ से ये शुरू हुआ है, ये रेखा यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक ठो कार्बन उपस्थित है। यहाँ पे कुछ नहीं है माने यहाँ भी एक ठो कार्बन उपस्थित है, और यहाँ कुछ नहीं है माने यहाँ भी एक ठो कार्बन उपस्थित है। तो जो रेखीय सूत्र में क्या करते हैं, कार्बन को न लिख करके इस प्रकार से कोने कोने के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। यह तो हो गया ओपन वाले का। जब क्लोज वाले को देखते हैं तो ये क्लोज रिंग बना हुआ है ना, इसमें भी जो कोना है ना, इन सब में कार्बन उपस्थित रहता है। यहाँ पे सब जगह कार्बन उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से रेखीय सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन को दर्शाना है तो उसको लिख करके ऐसे दर्शाते हैं, जैसे OH दर्शाना है ना, तो कोना नहीं बनाएंगे, उसको लिख करके दर्शाते हैं। तो कार्बन को केवल इस प्रकार से रेखा से दर्शाएंगे, और O, N, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सबको जब जोड़ना रहता है तो उसको लिख करके दर्शाया जाता है।
तो ये हमारा बंद रेखीय संकेतन कहलाता है। उसके बाद आता है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन। त्रिविमीय प्रदर्शन का मतलब है कि देखो इस प्रकार से 3 विमा रहता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो तीनों विमा में अगर कोई कार्बनिक यौगिक उपस्थित है, यहाँ पे कोई केंद्रीय धातु उपस्थित है और तीनों विमा में वो फैला हुआ है, ऊपर भी, दाएं बाएं भी, नीचे भी, तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? उसको दर्शाने के लिए जिस चित्र का उपयोग किया जाता है उसको त्रिविमीय प्रदर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन का, तो इस प्रकार से जो रहता है ना, पूरा बंद रहता है, ये ऊपर उपस्थित है उसको दर्शाता है। जैसे ये है ना अंगूठा मेरा, ये अंगूठा, इसको ऊपर वाले को दर्शाएगा। उसके बाद एक और लिखते हैं, इस प्रकार से डैश डैश करके कुछ दर्शाया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन ऊपर में है, फिर ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो ये नीचे वाले को दर्शाता है। ये ऊपर है ना, तो ये जस्ट उसके नीचे रहेगा। ये ऊपर है, उसके नीचे भी पाया जाता है, तो नीचे वाले को इस प्रकार टूटे हुए लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक ऐसी डंडी द्वारा जो दर्शाया जाता है ना, वो समतल में जो हाइड्रोजन रहेगा उसको सीधी ठोस लाइन के द्वारा दर्शाएंगे और एक और हाइड्रोजन दर्शाते हैं, तो ये भी हमारे समतल वाले को दर्शाएगा। तो जो ठोस लाइन है और समतल वाले को दर्शाएंगे। इस प्रकार मोटा लाइन रहता है वो ऊपर वाले को दर्शाता है और जो कटा कटा डैश डैश लाइन रहता है और नीचे वाले को दर्शाता है। तो ये कार्बन इस प्रकार से है। तो यहाँ पे तो ये ऊपर में एक है, फिर इसके नीचे है, फिर ये दोनों क्या है? समतल में है। तो ऐसे इसको दर्शाया जाता है। तो उसके बाद अगला देखते हैं परछाई वाला सूत्र। परछाई वाला में क्या करते हैं? एक कोई सा कार्बनिक यौगिक लेते हैं, बीच में दर्पण लगा देते हैं, तो इसका जो चित्र है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो इसका चित्र इस दर्पण पे दिखेगा, तो इसका जो परछाई यहाँ पे बनेगा उस चित्र को परछाई वाला चित्र कहा जाता है। तो वहाँ पे जो सूत्र बनता है उसको परछाई सूत्र के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आणविक मॉडल। आणविक मॉडल में क्या करते हैं कि जो कार्बन या फिर कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बंध रहता है, उन सबको क्या करेंगे? मोलिकुलर फार्मूला के आधार पे आणविक संरचना के रूप में दर्शाया जाता है। इसके लिए 3 ठो मॉडल दिया गया है। पहला है फ्रेमवर्क मॉडल। तो जो फ्रेमवर्क मॉडल है ना, उसमें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यह हमारा फ्रेमवर्क मॉडल। अगर यहाँ पे कोई बीच में एक परमाणु है और 4 ठो परमाणु और जुड़ा है, तो फ्रेमवर्क मॉडल में इस प्रकार से उसको दर्शाएंगे। ठीक है। आणविक मॉडल में दूसरा मॉडल हमारा आता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो बॉल गोल रहता है, बॉल गेंद माने कि गोल रहेगा, तो एक बीच में गोल रहता है बॉल हमारा। उसके बाद हॉकी का जो स्टिक रहता है ना, हॉकी खेलते हैं, खेल है हॉकी, उसका जो स्टिक रहता है डंडा मारने का, उसको उसी के रूप में ये इसको स्टिक माना जाता है, उसी के डंडे के समान, और ये है हमारा बॉल के समान। तो बॉल और स्टिक मॉडल एक आता है इस प्रकार से। तो ये बीच वाला कार्बन है और उसके साथ 4 का कोई सा भी ग्रुप जुड़ा है, उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो जो परमाणु है ना, उसको बॉल के रूप में दर्शाएंगे और उनके बीच जो बंद रहता है उसको स्टिक के रूप में, हॉकी स्टिक के रूप में दर्शाते हैं। तो ये हमारा बॉल और स्टिक मॉडल कहलाता है। ये हो गया एक प्रकार से। उसके बाद आता है अंतराकाशी मॉडल। तीसरा मॉडल आएगा आणविक मॉडल में, तो उसमें आता है अंतराकाशी मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं, जो इस प्रकार से 3 ठो परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये तीनों परमाणु क्या है? आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच में यहाँ पे खाली जगह है ना, वहां पे एक और परमाणु आ करके घुस जाएगा। तो इसके बीच का जो जगह था उसको अंतराकाशी
जाता है तो उस मॉडल को अंतराकाशी मॉडल कहा जाता है। तो यह हो गया कार्बनिक यौगिकों से संबंधित सूत्र और उसका मॉडल। यहाँ पे बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो सभी मॉडल को लेकर के बनाया गया है। इसको आप लोग देख लेंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें का तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।